हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलो, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्ब्स लॉ। मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, राइट? जैसे मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज को, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसको मैं पता करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, अट्रैक्शन, रिपल्शन या दोनों। तो मैंने बताया था कि रिपल्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। दूसरा मैंने क्वेश्चन कराया था लेफ्ट राइट वाला। तीसरा एक बताया था कि एक सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल पर अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बताया था। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि अगर मान लो किसी बॉडी पर 10⁻21 एटम है तो उससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना चार्ज बॉडी पर आ जाएगा और किस नेचर का है, राइट? आज पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है समझे। देखो यहाँ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली जैसे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जैसे आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था ना, किसने? साइंटिस्ट ने। वैसे ही हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया। उन्होंने बोला कि दो चार्जेज के ऊपर, कितने? दो चार्जेज के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे दो मासेस के बीच में फोर्स लगता था, जिसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे ही चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका दूसरा, यहाँ पर नाम है कूलम्ब्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर बेसिकली दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2। क्या है? एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। क्या करेंगे? धक्का। वहां सिर्फ हम एक ही पढ़ते थे, जैसे मान लो दो बॉडी है, दो मास से बॉडी है, तो दोनों मास से बॉडी क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, रिपल नहीं करेंगी कभी। बट यहाँ पर रिपल भी करेंगी और अट्रैक्ट भी करेंगी, क्योंकि ये मास नहीं है, ये चार्ज है। तो चार्ज मैंने बताया था, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट और लाइक चार्ज क्या करेंगे? तो दिस इज द लाइक चार्ज, है ना, वो था ना सेम चार्ज। अगर दोनों ही सेम चार्ज है, दोनों ही क्या है? सेम चार्ज है, दोनों ही क्या है? सेम चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको धक्का मारेगा इधर और ये इसको धक्का मारेगा इधर। दोनों ही लाइन जॉइनिंग फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? लाइन जॉइनिंग। दोनों ही ये इस पर और ये इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स लाइन जॉइनिंग लगेंगे। कैसे लगेंगे? लाइन जॉइनिंग। ये इसको धक्का मारेगा, उसको बोलेंगे F21, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और इसको बोलेंगे F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू F12। ठीक है? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between charges is directly proportional to product of their charges, product of their charges and inversely
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमारे जो अंकल है उन्होंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बॉडी के क्या लगेगा, या तो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा। और वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। और ये जो फोर्स है वो लगेगा लाइन जॉइनिंग, फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस, ये अलग से लाइन लिख रहा हूं, फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस लाइन जॉइनिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ जो चार्ज रखे हैं ये इसको इधर भी धक्का मार सकता है, ये इसको इधर भी धक्का मार सकता है, ऐसा भी तो बोल सकते थे, पर दिस इज नॉट अ लाइन जॉइनिंग। ये लाइन जॉइनिंग नहीं है, ये क्या है, स्क्यू रूल बोलते हैं इसको, स्क्यू बोलते हैं स्क्यू। बट यहाँ पर हमेशा कैसा लगेगा, लाइन जॉइनिंग लगेगा, ऐसा इन्होंने बोला। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो r है, तो r²। अब इन दोनों को मिला लेते हैं इक्वेशन 2 और 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r। जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनल बिठाएंगे, तो आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें K क्या है, वेयर K proportionality constant of electrostatic force, where K proportional constant of electrostatic force, जिसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ क्या 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। समझ गए। अच्छा इधर देखो, इस K की एक और वैल्यू होती है, K इक्वल टू होता है 1/4πε0। क्या होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये स्पेस की अलग होती है और किसी मीडियम की अलग होती है, यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है वो, यानी परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ये सारी चीज़ों की अलग अलग होती है। सबसे कम किसकी होती है, वो होती है एयर और वैक्यूम की। किसकी, एयर और वैक्यूम की। यानी परमिटिविटी ऑफ स्पेस और एयर क्या है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन की 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। समझ आई बात दी है, हाँ ना बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये होता है कूलम्ब लॉ। क्या होता है बेटा, कूलम्ब लॉ। समझ आ गई कूलम्ब लॉ क्या है, हाँ क्लियर है। तो कूलम्ब लॉ यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मिलाएंगे Q1 Q2 अपॉन r² आ जाएगा। इस प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो K आ जाएगा। दिस K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज कॉल्ड द है ना, इट्स कॉल्ड कुछ नहीं बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है,
के है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। इस के की वैल्यू क्या दूसरा भी जाना है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, क्या है? अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर? बस सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसके आगे देखो, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्केलर। इसकी स्केलर फॉर्म। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ये मानना पड़ेगा ना, ये 2 पॉइंट चार्ज है। तो जब 2 पॉइंट चार्ज की जब फिक्स डिस्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन 0,0, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है r1, r2 है, इसकी डिस्टेंस है r1 वेक्टर, ठीक है, और ये O है। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। यहाँ से अब देखो, अगर तुमको फोर्स ऑन टू यानी कि फोर्स ऑन टू d2 निकालना है तो सीधी सी बात है, इधर आएगा, इसको बोलूंगा r21। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बाई एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन से अगर हम देखें तो क्या होगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर यानी r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। जैसे आ रहा है, देखो आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सिमिलरली अगर तुम उल्टा देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, भाई इसकी वजह से इस पर यानी कि इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से निकालोगे तो ये आ जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा r12 वेक्टर। तो यहाँ पर देखो ये एरो यहाँ लगा है और ये वाला एरो यहाँ लगा है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। कुछ गड़बड़ किया? हाँ, r2 तो ये r1 वेक्टर आ जाएगा, तो r1 में 2 वेक्टर आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये तो पोजीशन वेक्टर निकले हमारे, क्या निकले? पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों को देखें तो r21 वेक्टर होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो जाएगा। तो r21 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ r12 वेक्टर। इसी तरीके से हम यहाँ पर फोर्स भी निकालते हैं। फोर्स क्या है? F21 निकालना है, तो आएगा KE Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर यानी R21 वेक्टर है, ये वाली डिस्टेंस फोर्स ऑन टू D21 है ना, तो R21 निकालेंगे ना, तो KE Q1 अपॉन KE Q1 Q2 अपॉन R21। F21 है ना बेटा, तो F21 का मतलब क्या है? हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा इधर, तो डिस्टेंस हो जाएगी 1 से 2 यानी R21। तो फोर्स क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना? अच्छा, और दूसरा डायरेक्शन क्या है इस वाले फोर्स की? 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है, तो 1 से 2 की तरफ है, इसलिए क्या जाएगा? R21 का कैप है, कैप समझते हो ना, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर नहीं लगाना है तो इसका दूसरा तरीका भी है, इसको क्या करेंगे? KE Q1 Q2 बाई R21 इंटू R21 वेक्टर मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ये तो होता है ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वही होता है, तो उसके साथ से चलेंगे तो क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू KE Q1 Q2 मॉड ऑफ R21 का क्यूब
नहीं है। अच्छा, ये ऐसे वाला क्या आ जाएगा, F12 भी आ जाएगा। अगर मैं F12 निकालूंगा तो F12 भी आ जाएगा। F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, KE Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का Q R1 माइनस R2 वेक्टर। समझ आई बात? और F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। समझ गए? तो ये सिंपल है। ये तो कब है, जब केस 1 है। केस 1 मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2, नहीं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों क्या हो, सेम चार्ज है। अगर दोनों सेम चार्ज है तो हमें ये केस लेना है। अगर मान लो हमारे दूसरे चार्ज आ गए, कैसे, अट्रैक्शन वाले केस में मान लो कि हमारे अनलाइक चार्ज आ गए, तो क्या हो, ये बात समझ आ गई। अब देखो अनलाइक चार्ज ले लें केस 2 में, ये बना लेंगे ऐसा ही, बस हम केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब एक हमारा चार्ज Q1 है और एक हमारा चार्ज Q2 है, ठीक है। ये हमारा R2 वेक्टर है, ये हमारा R1 वेक्टर है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब लॉजिक की बात है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर करेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर करेगा। ये जो आएगा वो आएगा F21 और ये आएगा F12। अब देखो पहले वाले केस में F21 की डायरेक्शन इधर थी, तो R21 की डायरेक्शन भी इधर ही है। R21 इधर है और R12 किधर है, इधर है। समझ आई बात? तो R21 की डायरेक्शन भी इधर ही है, R12 इधर है, यानी कि 2 पर 1 की वजह से उधर ही डायरेक्शन आएगी R21 की, और 1 पर 2 की वजह से इधर ही आएगी। हाँ, अब समझो कि भाई हमें तो यहाँ फोर्स निकालना है, तो R21 की डायरेक्शन इधर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहला वाला जो नेगेटिव है पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो F21 तो इधर आएगा लेकिन R21 किधर जाएगा, पीछे। तो इसको लिखने की तो इसको तो गड़बड़ हो गया ना, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन क्या आ रही है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन R21 का कैप है ना Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। भाई हमारा R21 इधर है लेकिन फोर्स तो R12 में है ना, फोर्स किधर है, R12 में, यानी फोर्स की डायरेक्शन किधर है, R12 में, यानी 2 से 1 की तरफ। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इसके लिए जब Q1 Q2 क्या हो, लेस देन 0, तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। अदरवाइज एक शॉर्टकट तरीका है, इनको क्या करो, पुट विद साइन, कुछ मत करो, साइन के साथ पुट कर दो खाली। अगर आप साइन के साथ पुट कर दोगे अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगी। देखो आपका ये F12 है, लॉजिक समझना, F12 की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो दोनों पॉजिटिव होते तो क्या आती है, KE Q1 Q2 अपॉन R12 और R1 माइनस R2 का होल, ये आ जाता है वेक्टर, हाँ। लेकिन अब ये मैंने माइनस ले लिया, ये प्लस ले लिया, तो माइनस ले लिया प्लस ले लिया, तो इसकी वजह से इधर इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा, यानी कि ये खींचेगा, हाँ ना। यानी कि अब इस पर फोर्स हम लगा रहे थे पहले वाले केस में, देखो पहले वाले केस में फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही थी, यानी R12 डायरेक्शन नहीं आ रही थी, 1-2 डायरेक्शन। लेकिन अभी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो R12 की डायरेक्शन तो इधर ही है, R12 की डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, R21, है ना। समझ आई बात, R21। तो क्या करें, तो कुछ ना करेंगे, F12 में Q1 और Q2 को साइन के साथ रख दो। जब Q1 और Q2 को साइन के साथ रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ R2 और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन परफेक्ट आ गई, देखो आ गई ना।
क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, R2 में ही तो है, लेकिन हमने क्या लिया था R12, तो कोई बात नहीं, हमने साइन को क्या कर दिया, चार्जेस को साइन के साथ पुट कर दिया। चला, तो ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म, समझ गए। तो ये वेक्टर फॉर्म है और स्केलर फॉर्म थी। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। और मीडियम वाला है, किताबों में दिया जाता है कि हमें इसके बारे में देंगे, मतलब कूलम्ब्स लॉ समझेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ में एयर के और स्पेस के अलावा मीडियम में भी साथ ही समझा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं समझाया, मैं बाद में समझाऊंगा। बाद में मतलब ये पहले टॉपिक, पहले एयर के लिए हम अच्छे से कर लें, क्वेश्चंस कर लें, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, स्केलर फॉर्म पढ़ ली, वेक्टर फॉर्म पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे साथ में। उसके बाद हम इसमें चर्चा करें किसके ऊपर, कि अगर ये सिस्टम को जो एयर में रखा है, जो चार्जेस को, उसको अगर पानी में रखते हैं, गिलास में रखते हैं, तो कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पहले स्पेस था, लेकिन अब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ आई बात कि नहीं? क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, बाय बाय।